जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न देखे थे। आज की वीडियो में भी आदिकाल से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि आदिकाल में खड़ी भाषा का प्रयोग किस कवि ने किया? खुसरो ने, विद्यापति ने, स्वयंभू ने कि चंद्रबरदाई ने? तो आदिकाल में जो है खड़ी बोली का जो प्रयोग किया था वो अमीर खुसरो ने किया था। तो 51 प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि अमीर खुसरो के जितनी भी पहेलियाँ थे उसमें मुकरिया थी तो उन सब में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। तो पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है। दूसरा प्रश्न है कि इनमें से जैन धर्म का संबंध किस कवि से नहीं है? स्वयंभू से, धनपाल से, जोइंदू से कि विद्यापति से? तो इसमें से जो है डी वाला जो ऑप्शन है विद्यापति, इनका संबंध जो है वो जैन धर्म से नहीं था। तो 52वें प्रश्न का डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है कि विद्यापति जो थे वो जैन धर्म से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है कि खालिद बरी के रचयिता कौन थे? अब्दुल रहमान, रहीम, खुसरो, रसखान? तो खालिद बरी के जो रचयिता थे वो अमीर खुसरो थे। इनकी रचना थी अमीर खुसरो की। खालिद बरी हो गई, पहेलियाँ हो गई, मुकरियाँ हो गई, तो इनकी जो है महत्वपूर्ण रचनाएं थीं। अगला प्रश्न है कि भविष्य कथा के रचनाकार का नाम बताइए। धनपाल, स्वयंभू, खुसरो, जोइंदू? तो भविष्य कथा के जो रचनाकार थे वो धनपाल थे। तो ए वाला जो ऑप्शन है ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला पहला कवि कौन था? मैथिली शरण गुप्त, खुसरो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, महावीर प्रसाद द्विवेदी? तो खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाला जो पहला कवि था वो खुसरो थे। तो इसका डी वाला ऑप्शन सही है, क्योंकि इसमें कोई समय नहीं बताया गया कि इस समय में कौन थे, बस इतना पूछा गया है कि खड़ी बोली में रचना करने वाले पहले कवि का नाम पूछा गया है। तो अमीर खुसरो जो है इसमें सही है। 56वां प्रश्न है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ शिलाओं पर लिखा है? प्रबंध चिंतामणि, चर्यापद, उक्त व्यक्ति प्रकरण या राउल बेल? तो जो राउल बेल है इसे शिलांकित कृति के नाम से जाना जाता है। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि मैथिली हिंदी में रचित गद्य रचना का नाम बताइए। वर्ण रत्नाकर, राउल बेल, प्रकृत पेंगलम, पदावली? तो मैथिली हिंदी में जो रचित गद्य रचना का नाम है वो वर्ण रत्नाकर है। ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है ये भी जो है मैथिल में लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? डॉक्टर शिव कुमार मिश्र या डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत या डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त या डॉक्टर राम कुमार वर्मा? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के जो लेखक हैं वो डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं। तो 58 प्रश्न का डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वीराज रासो को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजनीतिक महाकाव्य में, सांस्कृतिक महाकाव्य में, श्रृंगार गाथा में कि वीर गाथा में? तो पृथ्वीराज रासो को हम वीर गाथा के श्रेणी में रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पृथ्वीराज चौहान की वीरता का वर्णन किया गया है, तो इसलिए जो है पृथ्वीराज रासो जो है वीर गाथा की श्रेणी में आता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो में सर्वाधिक विवादित पक्ष है? भाषिक संरचना की, ऐतिहासिकता की, चित्रांकन की, प्रबंधात्मकता? तो 60वें प्रश्न का जो है जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है। इसमें जो है ऐतिहासिकता जो है इसका विवादित पक्ष है, क्योंकि ये पूरी तरह से जो है ऐतिहासिक नहीं माना जाता है, क्योंकि ये अर्ध प्रमाणिक रचना है, इसलिए जो है इसकी ऐतिहासिकता पर जो है विवाद है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? पुष्पदंत, राम सिंह, सरहपा, धनपाल? तो पाहुड़ दोहा के जो रचयिता है वो राम सिंह हैं। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस रासो काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है? पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, बीसलदेव रासो, हमीर रासो? तो इसमें जो है बीसलदेव रासो जो है
इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता के साथ साथ करुण रस की भी प्रधानता पाई जाती है, यानी कि आपको बीसल देव रासों में जो है श्रृंगार रस भी मिलेगा और करुण रस मिलेगा। लेकिन पृथ्वीराज रासो हो गया, परमाल रासो हो गया और हमीर रासो हो गया, ये जो है सभी वीर रस प्रधान रचनाएं मानी जाती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति किसकी है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की, गणपत चंद्र शुक्ल की, शिव सिंह सेंगर की, कि मिश्र बंधु की? तो इन इतिहास लेखकों में सबसे प्राचीन कृति है वो शिव सिंह सेंगर की है, क्योंकि जो है शिव सिंह सेंगर जो थे, इनकी जो रचना है शिव सिंह सरोज, वो जो है इन सभी लेखकों की रचनाओं की अपेक्षा सबसे पुरानी मानी जाती है। तो इस तरह से 63वें प्रश्न का सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है? मध्यकाल, श्रृंगार काल, उत्तम काल, इनमें से कोई नहीं। तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम माना गया है श्रृंगार काल माना गया है। और श्रृंगार काल किसने कहा है? तो श्रृंगार काल जो है मिश्र बंधुओं ने ही कहा था। और श्रृंगार काल कहने की जो सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें जो है जितनी भी रचनाएं हुई हैं वो श्रृंगार प्रधान हैं, क्योंकि जितने भी रचनाकार इसमें थे वो राजाओं के आश्रय में रह करके कोई उनकी वीरता का वर्णन कर रहा है। श्रृंगार रस प्रधान इसलिए माना गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राहुल सांकृत्यायन द्वारा संपादित दोहा कोश में किसकी रचनाएं संपादित की गई हैं? सरहपाद, लुइपा, गोरखनाथ, जलंधरनाथ। तो राहुल सांकृत्यायन जो थे उनके जो दोहा कोश में जो है रचनाएं संपादित की गई हैं वो सरहपाद की हैं, क्योंकि जो है सरहपाद को वो जो है भ्रंश के जो है प्रथम कवि मानते हैं। अगला प्रश्न है कि रीतिकाल में रचित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे हैं? जैन साहित्य में, कि रासो साहित्य में, कि नाथ साहित्य में, कि सिद्ध साहित्य में? तो इसका जो आंसर है 66वें प्रश्न का वो कौन सा सही है? इसमें जो जैन साहित्य है उसमें सबसे अधिक जो है काव्य रचित हुए हैं। तो ए वाला जो ऑप्शन है ये सही है। अगला प्रश्न है कि भला हुआ जो मारिया बहिण तुम्हारा, भला हुआ जो मारिया बहिण हमारा कंतु, और लज्जित तू वयस्य अहुजे भग्गा घर एंतु। यह दोहा किसने अपने ग्रंथ में उद्धृत किया है? हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, धनपाल, जोइंदू। तो इस जो दोहा है वो हेमचंद का माना जाता है। तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चरित काव्य किस छंद में अधिक लिखे गए हैं? दोहा चौपाई में, कि कवित्त में, कि पद में, कि पद्धरि में? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो दोहा चौपाई है। ए वाला जो ऑप्शन है ये सही है। चरित काव्य जो है दोहा और चौपाई में सबसे ज़्यादा लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है जैन साहित्य में राम कथा किस नाम से स्वयंभू द्वारा लिखी गई है? रामचरित, महापुराण, पौमचर्यो, ये रामचंद्रिका। तो जैन साहित्य में जो राम कथा स्वयंभू द्वारा लिखी गई है तो स्वयंभू की जो रचना है पौमचर्यो, इसमें जो है राम कथा का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश का वाल्मीकि किस कवि को कहा जाता है? पुष्पदंत का, पुष्पदंत को, कि अब्दुल रहमान को, स्वयंभू को, कि राम सिंह को? तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो स्वयंभू को कहा जाता है। इसका जो है सी वाला 70वें प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि ढोला मारूरा दोहा के रचयिता कौन है? स्वयंभू हैं, कि राम सिंह हैं, कुशल प्रकाश हैं, कुशल लाभ हैं? तो ढोला मारूरा दोहा के जो रचयिता हैं वो कुशल लाभ हैं। डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? जगनिक, चंद्रवरदाई, नरपति नाल, भट्ट केदार। तो बीसल देव रासो के जो रचयिता हैं वो कौन है? वो नरपत नाल हैं। तो सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है अवधूत मत किसका पर्यायवाची है? सिद्ध संप्रदाय का, नाथ संप्रदाय का, बौद्ध संप्रदाय का, सूफी संप्रदाय का? तो अवधूत मत का जो पर्यायवाची है
वो किसका है? वो नाथ संप्रदाय का पर्यायवाची है, अवधूत मत। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है कि प्राकृत पेंगलम किस विषय पर केंद्रित रचना है? काव्यशास्त्र, छंद शास्त्र, न्याय शास्त्र, दर्शन शास्त्र। तो प्राकृत पेंगलम जो है वो छंद शास्त्र की रचना मानी जाती है। तो 74वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओम जय जगदीश हरे आरती की रचना की किसने की? श्रद्धाराम फुल्लौरी ने, गजानंद ने, शिवानंद ने कि हरिहर स्वामी ने? तो ओम जय जगदीश हरे आरती के जो रचनाकार हैं वो श्रद्धाराम फुल्लौरी हैं। इन्होंने इसकी रचना 1870 ईस्वी में की थी। कब? 1870 ईस्वी में की थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस संस्था का संगठन बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था? राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, हिंदी साहित्य सम्मेलन, या नेक्स्ट है नागरी प्रचारणी सभा, या नेक्स्ट है हिंदी विद्यापीठ। तो इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है नागरी प्रचारणी सभा जो है, इस संस्था का जो गठन हुआ था वो बाबू श्याम सुंदर दास ने किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ किसने लिखा? आचार्य चतुर्सेन ने कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जॉर्ज रमाशंकर शुक्ल ने कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने? तो हिंदी साहित्य का सर्वाधिक उल्लेखनीय इतिहास ग्रंथ जो है वो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा, क्योंकि इनके इतिहास ग्रंथ को जो है वैज्ञानिक और प्रामाणिक दोनों माना जाता है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया? मिश्र बंधु ने, राहुल संकृतायन ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो हिंदी साहित्य को आदिकाल नाम देने का जो श्रेय है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को जाता है। तो डी वाला ऑप्शन इसमें सही है। अगला प्रश्न है कि विद्यापति पदावली में किस रस की प्रधानता है? वीर रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस? तो विद्यापति की जो पदावली है इसमें जो है श्रृंगार रस की प्रधानता है। इसका जो बी वाला ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से हिंदी साहित्य के पहले इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? शिव सिंह सेंगर, सर जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा तासी, मिश्र बंधु? तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है 80 प्रश्न का, गारसा तासी, इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ लिखने की कोशिश की थी। तो इसलिए इसमें से सबसे पुराने जो इतिहास ग्रंथ लेखक माने जाएंगे वो गारसा तासी माने जाएंगे। अगला प्रश्न है कि भविष्यत कथा के रचयिता का नाम बताइए। ये प्रश्न देखिए रिपीट हुआ है। तो भविष्यत कथा के जो रचयिता हैं वो धनपाल हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में काल क्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, शिव सिंह सेंगर ने, गारसा तासी ने? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो जो है ए ऑप्शन है। गारसा तासी जो थे उन्होंने सर्वप्रथम कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से आदिकाल के अंतिम चरण के सुप्रसिद्ध कवि कौन हैं? अब्दुल रहमान, अमीर खुसरो, स्वयंभू, पुष्पदंत? इसमें जो है जो आदिकाल के अंतिम चरण के जो प्रसिद्ध कवि माने जाते हैं वो अमीर खुसरो माने जाते हैं। तो ये बी वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम बताइए जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। दलपत विजय, नरपत नाल, नल्ल सिंह, मधुकर भट्ट? तो इसमें जो नरपत नाल हैं इनकी जो रचना है वो अजमेर के शासक से संबंधित है। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपभ्रंश में राम के चरित्र पर आधारित ग्रंथ इनमें से कौन सा है? पाउनचरियु, महापुराण, संदेश रासक, ऋट्ठिणीचरियु? तो इसमें से जो है जो पाउनचरियु जो स्वयंभू की रचना है ये जो है राम के चरित्र पर आधारित जो है ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
सूचियों को सुमेलित करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। लेखक का नाम है और उनके पुस्तक का नाम है। तो चलिए इसको मिलाते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो है रचना क्या है, हिंदी साहित्य की भूमिका है। तो इसका जो है सी वाला, इसका जो सी वाला है, ए का सी, ये जो है सही है। फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हो गया। गणपत चंद्र गुप्त का, तो गणपत चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, इसका जो है 4 वाला ऑप्शन सही है। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इस तरह से सुमेलित हो गया। यानी कि ए का तीसरा, बी का पहला, इस तरह से देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ए का तीसरा, तो ये जो बी वाला ऑप्शन है इसमें वो सही है। ए का तीसरा और बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से जगनी की रचना कौन सी है, खुमार रासो, परमाल रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो। तो जगनी की जो रचना है परमाल रासो है, बी वाला ऑप्शन है, जिसको आलाखंड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, आलाखंड किस रासो को कहा जाता है, परमाल रासो, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, राम रासो। तो आलाखंड जो है परमाल रासो आलाखंड के नाम से जाना जाता है। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आल्हा उदल की वीरता का उल्लेख किस रासो में है, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, परमाल रासो, किनमें से नहीं। तो जो सी वाला ऑप्शन है ये सही है कि आल्हा उदल की जो वीरता का वर्णन है वो परमाल रासो में मिलता है, क्योंकि परमाल रासो जो है वो आल्हा और उदल की वीरता का वर्णन ही उसमें किया गया है। अगला प्रश्न है, भविष्यत कथा के रचयिता इनमें से कौन है, धनपाल, पुष्पदंत, राम सिंह, जोइंदू। ये प्रश्न तीसरी बार रिपीट हो रहा है, तो इसका जो सही आंसर वो क्या है, धनपाल है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को उनके प्रकाशन वर्ष के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला ऑप्शन है कि हिंदी साहित्य का इतिहास, शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। दूसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज। सी वाला ऑप्शन है कि शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। चौथा है डी वाला ऑप्शन है कि मिश्र बंधु विनोद, शिव सिंह सरोज, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास या हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो सी है। पहले जो है शिव सिंह सरोज, क्योंकि सबसे पुरानी रचना है, फिर मिश्र बंधु विनोद आता है, फिर हिंदी साहित्य का इतिहास आता है, फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास आता है। तो इस तरह से जो है सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कालखंडों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चारण काल, पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, वर्तमान काल, या फिर उत्तर काल, वर्तमान काल, उत्तर मध्य काल, चारण काल, पूर्व मध्य काल, या फिर पूर्व मध्य काल, उत्तर मध्य काल, चारण काल, वर्तमान काल, या उत्तर मध्य काल, वर्तमान काल, पूर्व मध्य काल, चारण काल। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है। पहले चारण काल आएगा, फिर पूर्व मध्य काल आएगा, फिर उत्तर मध्य काल आएगा, फिर वर्तमान काल आएगा। तो इस तरह से जो है 93 का ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न सूचियों को सुमेलित कर सही कोड का चयन कीजिए। प्रयोगवाद का समय क्या है, तो प्रयोगवाद का जो समय है इसमें का ए ऑप्शन का जो है, ए का जो है 4 वाला जो ऑप्शन है वो सही है। प्रयोगवाद का समय क्या है, 1943 से लेके 1953 ईस्वी, ये है। दूसरा है छायावाद, तो छायावाद का जो समय है वो क्या है, वो 1920 से लेकर के 1936 ईस्वी। तो इस तरह से छायावाद जो 1920 से लेकर 1936 ईस्वी। द्विवेदी युग
तो द्विवेदी युग का जो समय है वो 1900 से लेकर के 1920 ईस्वी। ये जो है ए वाला ऑप्शन सही है। फिर डी है प्रगतिवाद, तो जो बचा है ये है सही है 1936 से लेकर 1943 ईस्वी। इस तरह से अगर देखेंगे तो हमारा ये बी वाला जो ऑप्शन है वो इसमें सही होता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि अज्ञेय का संबंध किस काव्यधारा से है? प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, भारतेंदु युग या नवनीत। तो अज्ञेय का जो संबंध है वो प्रयोगवाद से है, तो बी वाला ऑप्शन जो है सही है। अगला प्रश्न, त्रिलोचन किस काव्यधारा से जुड़े कवि हैं? छायावाद, भारतेंदु युग, प्रगतिवाद, हिंदी गज़ल। तो जो त्रिलोचन है वो प्रगतिवाद से जुड़े हैं, तो सी वाला जो ऑप्शन है इसका सही है। अगला प्रश्न है, नाथ पंथ का सर्वाधिक प्रभाव किस कवि पर है? सूरदास, गुरु नानक, कबीरदास, तुलसीदास। तो नाथ पंथ का जो सर्वाधिक प्रभाव आपको मिलेगा वो कबीरदास पे मिलेगा। कहा भी आता है कि कबीरदास में नाथ पंथों का प्रभाव था। अगला प्रश्न, सरहपा का संबंध है सिद्ध संप्रदाय पे, नाथ संप्रदाय पे, जैन संप्रदाय पे या संत काव्य पे। तो जो सरहपा का जो संबंध है वो किससे है? वो सिद्ध संप्रदाय से है। तो 98 का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। 99 है, गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन गोरखबानी किसने किया? सीताराम चतुर्वेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, पीताम्बर दत्त बर्तवाल, डॉक्टर नगेंद्र। तो गोरखनाथ की रचनाओं का जो संकलन गोरखबानी के नाम से पीताम्बर दत्त बर्तवाल ने किया था, तो इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल, वीरता काल, चारण काल, बीज बपन काल। इसका जो सही वाला ऑप्शन है वो वीरता काल है, क्योंकि किसी कवि ने वीरता काल नाम नहीं दिया है। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो आदिकाल का नहीं है। इस तरह से हमारे जो है 50 प्रश्न आज की वीडियो में कंप्लीट हुए। आदिकाल संबंधित महत्वपूर्ण जितने भी प्रश्न थे वो कंप्लीट हो गए। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट कीजिएगा, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारा सबसे बड़ा जो है प्रोत्साहन भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।